हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं आपको एएमयू का जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा है अभी 2022 में, जो अभी एएमयू का जो आरसीए का जो एंट्रेंस हुआ था, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा। ये जो आंसर रहेगा वो ऑफिशियल आंसर किससे रहेगा, पहले हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं। उसने पूछा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जरा ये देखो जरा सा, यस ओके ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेजरी बिल। उसने पूछा कि ट्रेजरी बिल के बारे में पूछा, दे आर इशू बाय द बोथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दे आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दे आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट। इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की से है वो डी है, इसमें नन ऑफ द अबव इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या जानते हैं ट्रेजरी बिल के बारे में, कुछ बताएं। ट्रेजरी बिल की 5 क्वालिटी बताएं आप मुझे कि आखिर ट्रेजरी बिल को ट्रेजरी बिल क्यों बोलते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है बेसिकली ट्रेजरी बिल में, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे इसने पूछा कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, जो AIF होता है उसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेकंड आंसर क्या है, आपको डी है। इसने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट का जो एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कि जो कैपिटल होता है वो आपको एज ए कुछ न्यू क्रिएट करता है डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि रोड क्रिएट कर आप बना दिए तो आपने उसमें कैपिटल को अपने इन्वेस्टमेंट किया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो चीज़ आपको जनरली आपको नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें जो थर्ड का जो आंसर है क्या है, आपको सी है 1 2 3। इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं तो उसमें भी वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिफेंस सर्विसेज में क्या है, आपने सब्सिडीज दिया है तो वो तीनों का तीनों ये क्या आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, तो ये आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर ये किस में आएगा, ठीक है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें से जो पांच जो चीज़ें होती है रेवेन्यू में और कैपिटल में, वो आप मुझे बताएं। 5 रेवेन्यू का और 5 कैपिटल का आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में फटाफट से, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आगे इसने पूछा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिसेंटली इन द न्यूज। जो चौथे का आंसर ये ऑफिशियल आंसर किससे वो ए है कि NIF is a SEBI registered fund that aims to enhance infrastructure financing in India। ये पहला स्टेटमेंट सही है। It is sponsored entirely by the foreign government। नहीं यार, ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आगे इसने क्या पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसने पूछा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, तो जिसका करेक्ट आंसर वो ए है कि इट इज इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स लाइक द लेबर एंड द रॉ मटेरियल। तो उसका अंदर क्या है, पहला आंसर क्या है, ए है। द इन्फ्लेशन इज ऑलवेज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। ये चीज़ मतलब ये चीज़ इसमें कंसीडर नहीं किया जा रहा है कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो उसका आंसर क्या था, पांचवा आंसर आपको ए फॉर एप्पल था। आगे बढ़ता हूँ। इसने पूछा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले, इसने पूछा दिस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। क्या ये बात सही है, नहीं ये बात तो सही नहीं। इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू द लार्ज इंडस्ट्रीज, ये बात सही है। तो छठे आंसर वो क्या है, बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बेबी। दिस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया, ये बात सही नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे वो कौन सा सेक्टर जो कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स प्रोवाइड कर रखा है भारत में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसने पूछा कि जीएसटी अंदर कौन सा टैक्स को कंज्यूम कर दिया गया। जो सातवें का आंसर है वो ऑफिशियल आंसर है, इसका आंसर बी है 1 3 और 4। जो स्टैम्प ड्यूटी है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसने प्री नोट्स के बारे में पूछा है, देख रहे हैं आप ये जो पर्टिकुलर नोट्स है ये यूपीएससी में पहले ही पूछा जा चुका है। जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है ये क्या है, बेसिकली अ सेबी रजिस्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन फॉरेन जुरिसडिक्शन, द इन्वेस्टर और द पार्टिसिपेटरी नोट डज नॉट ऑन द अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटीज, पार्टिसिपेटरी नोट आर फ्रीली ट्रेडेबल एंड कैन ईजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर। जो आठवें का आंसर है आपको ए है 1 2 3। तीनों बात इसके बारे में सही है कि इट इज ए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन अ फॉरेन जुरिसडिक्शन, द इन्वेस्टर इन द पार्टिसिपेटरी नोट डज नॉट ऑन द अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटीज, पार्टिसिपेटरी नोट्स आर फ्रीली ट्रेड एंड able and can be easily transferred from one investor to another। बात बिल्कुल सही है। इससे पहले ये यूपीएससी क्वेश्चन ये वाला पूछा हुआ है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन। तो कंसीडर क्वेश्चन 9 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोर इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी में कौन सा इसमें इंक्लूडेड है। तो 9 का जो आंसर है आपको बी है 1 और 2।
Its output data is published by the National Statistics Office (NSO). It comprises more than 50% of the total weight of the item included in the IPD. 50% नहीं, ये 40%। अच्छा, यहाँ पे ये इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है ना, सेकंड इनकरेक्ट हो गया। इट इज आउटपुट डेटा इज पब्लिश बाय द NSO, ये पब्लिश नहीं करता है। तो 9 का आंसर क्या है, ये आपको बी है, 1 and 2। ठीक है, फर्टिलाइजर हैव द लोएस्ट वेट अमंग द ऑल इंडस्ट्रीज इन द इंडेक्स। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जो इसको फिर पब्लिश कौन करता है, IIP को। ठीक है, इसने पूछा कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, उसको क्या डिफाइन किया गया था। प्राइमरी डेफिसिट का होता है बेसिकली फिजिकल डेफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, वही उसका क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है। 2-3 तरह का डेफिसिट होता है, आप अगर इकोनॉमी वाला बेसिक पढ़ेंगे आपको वहाँ पता चल जाएगा। 10वां आंसर क्या है, आपको बी है। ग्रीन जीडीपी बहुत ईजी है, आप इसका ऑप्शन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, बोला इट रिफर टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द रिन्यूएबल सेक्टर इन अ कंट्री। नहीं, इट रिफर टू टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द एनवायरमेंटल डैमेज। मतलब आपने अगर एनवायरमेंटल डैमेज को आपने अगर निकाल दिया, बेसिकली सपोज करिए कि जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में हम लोग जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है हम उसे काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आपने 100 रुपये का कुछ आपने क्रिएट किया, तो हम जीडीपी में इसको तो इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन इसके वजह से सपोज करिए कि कितने रुपये का एनवायरमेंटल लॉस हुआ हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वही आपको ग्रीन जीडीपी में है कि इट रिफर टू टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द एनवायरमेंटल डैमेज। तो वो क्या है, आपको ग्रीन जीडीपी उसको बोलते हैं। ठीक है, आप मुझे बताया कि ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट कहाँ से आया भारत में, वर्ल्ड में कहाँ से आया है। विच आर द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट लायबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूट द पब्लिक डेट इन इंडिया। इसमें तो कौन सा लायबिलिटीज कंस्टिट्यूट करता है पब्लिक डेट इन इंडिया। जो 12वें आंसर है आपको ए है, 1, 2, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। ठीक है, पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आपको 12 का आंसर क्या है, 12 का आंसर आपको ए है। द फैक्टर्स दैट कॉजेज द वेरिएशन इन द आइसोलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ आर। द फैक्टर दैट कॉजेज द वेरिएशन इन द इंसुलेशन जो कि रिसीव करता है सरफेस ऑफ द अर्थ, इसमें से कौन से इसमें रिस्पॉन्सिबल है, सब है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द लेंथ ऑफ द डे, द कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड्स, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेस, ये सब का सब है। 1, 2, 3, 4 इसका आंसर होगा सही। आगे बढ़ता हूँ। द एवरेज हाइट ऑफ ए ट्रोपोस्फीयर इज अराउंड 30 किलोमीटर। द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फीयर इज द ग्रेटेस्ट नियर द पोल। ये बात गलत है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या है, डी फॉर डोंकी। ये बात दोनों, ये बात पॉइंट गलत है। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा थिकनेस होता है और ट्रोपोस्फीयर की हाइट कितनी होती है, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में फटाफट। द अर्थ रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन द शॉर्ट वेव लेंथ। द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इम्पैक्ट द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव बाय द अर्थ। तो 15 का जो आंसर है ये आपको सी बता रहा है, मतलब दोनों बात सही है। द अर्थ रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन द शॉर्ट वेव लेंथ। The variation of the distance between the sun and the earth impact the amount of the insulation received by the earth। ये बात सही है। 15 आंसर क्या हो गया, C for cat और C for कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ। Which of the following statement is correct regarding the Coriolis force? It is directly proportional to the gravitational force। ये बात तो आप डायरेक्ट लिखते ही काट देना इसको, इस ऑप्शन को। It acts the perpendicular to the pressure gradient force। हाँ, ये बात सही है। तो इसका देखते हैं B for Bombay और B for Baby। ये और मैं जो आंसर बता रहा हूँ ये आपको ऑफिशियल आंसर किससे बता रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ लोकल मीडिया जैसे कि चिनूक का है, यूएसए, बात सही है। फ्योन और हार्मटान कहाँ पर, ये आपको यूरोप में है। तो 17 का जो आंसर है ये आपको क्या है, बी है, 1 and 2 है। 1 and 2 सही है। मतलब कि जो फ्योन है ये आपको स्विट्जरलैंड में, जो हार्मटान है ये आपको यूरोप में नहीं है। हार्मटान होता है कहाँ पर, क्या ये अफ्रीका में है क्या, जरा बताएं थोड़ा सा। जो चिनूक है आपको यूएसए में है और जो फ्योन है ये आपको स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे इसने पूछा है जाके बेसिकली करेक्ट पूछा है कि फूडलूज इंडस्ट्रीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल एंड वेट लूज। ये बात बिल्कुल सही है। फूडलूज इंडस्ट्री लार्जली डिपेंड ऑन द कंपोनेंट पार्ट ऑफ विच कैन बी ऑब्टेन एनीवेयर। ये बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या है, C for कैट और C for कोलकाता। फूडलूज इंडस्ट्री क्या है, जैसे कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं डिपेंड करती है। जैसे कि सपोज कोल इंडस्ट्री है, तो कोल इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए, जैसे कि झारखंड का रीजन होगा, वो यहीं पे एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो फूडलूज इंडस्ट्री को ऐसा चीज़ नहीं चाहिए जैसे कि मोबाइल की इंडस्ट्री है, वो आप बोल सकते हैं उस सेंस में थोड़ा सा। ठीक है, इक्वेटर पासेस थ्रू द फॉलोइंग लेक्स। ये आपको बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी पर आए तो बहुत इसलिए आप इसको आंसर कर देंगे। 19 का आंसर क्या है, लेक विक्टोरिया। सही बात है, लेक विक्टोरिया से क्या पास हो रहा है, इक्वेटर पास हो रहा है। ठीक है, लेक चैड कहाँ पर है और लेक टिटिकाका कहाँ पर है, ये कौन सी कंट्री में, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये ऑप्शन को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द
रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स हमें क्या सही है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज न्यू। जब डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, ठीक है, ये अगर ये है बॉन्ड, अगर ये है ना, तो डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ये एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है प्लेट। और क्या कन्वर्जन मतलब क्या होता है कि एक चीज़ है, सेम चीज़ है, ये इस पर कन्वर्ट हो रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पर आकर के, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म और ये है, तो अगर एक प्लेट ये है तो एक दूसरे को ये सिर्फ पास आउट कर देता है एक दूसरे को ऐसे, ठीक है। The divergent boundaries, new crust is generated and the plate pulls away from the one another। ये बात बिल्कुल सही है। Convergent boundaries, the crust is destroyed। ये बात बिल्कुल सही है। As one plate divide under another। ये बात बिल्कुल सही है। In transform boundaries, the crust is neither produced nor destroyed as the plate slide horizontally past each other। ये बात बिल्कुल सही है। 20 का आंसर क्या है आपको, D for donkey और D for Delhi। बेसिक एनसीईआरटी है, अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेक बलाकस कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, सिचुएटेड इन लैंड डिप्रेशन ऑफ द टेक्टोनिक ओरिजिन इज लोकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको कजाकिस्तान में है। एक ही आंसर क्या है आपको, ए है। आप मुझे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और चाइना इन तीनों की कैपिटल बताएं, ठीक है। यहाँ कुछ फेमस रिवर, दो रिवर बताएं, यहाँ की 2 लेक बताएं जो फेमस हो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट टच द बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ईरान कर रहा है, रसिया कर रहा है, उज्बेकिस्तान और तुर्की नहीं कर रहा है। एक ट्रिक होता है तारिक, TARIK, तारिक। तारिक मतलब क्या होता है, डेट। टी से क्या है, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे क्या है, अब जैसा कैसे कजाकिस्तान है। टी से आपको क्या हो गया, टी से क्या है तुर्कमेनिस्तान, ऐसे क्या है अजरबैजान, आर से क्या रसिया, और आई से क्या ईरान, कैसे क्या कजाकिस्तान। आप इसको एक दफ़ा दोबारा, आप इसको दोबारा देख लेना इसको, क्या क्या यही 5 कंट्री है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। तो इसका आंसर क्या है आपको, उज्बेकिस्तान और तुर्की इसको बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है कैस्पियन सी को, ठीक है। कैस्पियन सी का ट्रिक क्या है, तारीख, TARIK। आर से रसिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान, ठीक है। टी को देख लीजिए एक दफ़ा, मुझे हल्का सा याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। मोरेनिस क्या है, आर फॉर्म बाय द फॉलोइंग। तो ये आपको ग्लेशियर है, ठीक है। तो 23 का आंसर क्या है आपको, बी है, ठीक है। ग्लेशियर एक्शन के द्वारा बनता है मोरेनिस, ठीक है। और भी ऐसे जैसे कि विंड के एक्शन द्वारा ही बनता है, ठीक है, वाटर के एक्शन द्वारा ही बनता है, वो सब आज जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ओशन करंट और एडजेसेंट कोस्ट, ठीक है। जैसे कि अगुला करंट कहाँ फॉलो होता है, तो जो अगुला करंट है आपको बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और क्या है इरिम निगर को करंट कोस्ट ऑफ अलास्का, हम्बोल्ट करंट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। 24 का आंसर है वो आपको करेक्ट आंसर है, वो आपको सी है, मतलब 1-3 सही है। जो अंगुला करंट है आपको वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका चलता है, और हम्बोल्ट करंट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका चलता है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने बताया कि जो अगुला करंट है ये कैसी करंट है, ये मतलब कोल्ड है या वार्म है, और हम्बोल्ट करंट कैसी, ये कोल्ड है या वार्म है, और बाकी ये जो इरिम निगर करंट है कैसा है, ये कोल्ड है या फिर आपको ये वार्म है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसका अंदर क्या है, C फॉर कैट, C फॉर कोलकाता। इसने पूछा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज से पूछा, द परसेंटेज, इसने पूछा इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। द परसेंटेज इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बात बिल्कुल सही है क्या, बात बिल्कुल सही है भाई, मतलब वो पार्टिसिपेट करते ही हैं, पहला सही है। पर इसने पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, पहला सही हो गया तो ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, B फॉर बम्बई और B फॉर बेबी। फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। Nominal member of the both houses of the parliament and state legislative council also took part in the election। बात नहीं, कोई सा भी चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो और ये फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर हो ना, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे फिर नॉमिनेटेड हो, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल से। द वोटिंग इज डन बाय द ओपन बैलेट टू रिड्यूस द क्रॉस वोटिंग। ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या है आपको, B फॉर बेबी और B फॉर बॉम्बे। तो दोस्तों इतना कुछ 25 क्वेश्चन, मैं से आपको 4 लेक्चर में पूरा वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। और आपको वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप बता सकते हो कि मैं अपनी वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।